डेट आज 1 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना, अवनी सुमित लीड इंडियाज गोल्ड हंट एट टोक्यो पैरालंपिक्स। ये अभी टोक्यो में पैरा ओलंपिक्स हुए। पैरा का मतलब होता है हैंडीकैप्ड या फिजिकली हैंडीकैप्ड, या आप बोल सकते हो जैसे मान लो किसी का हाथ खराब है, किसी का पैर खराब है, या विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि एक आंख खराब है, देख नहीं सकता, तो ऐसे पर्सन के लिए ओलंपिक कराया जाता है जिसे बोलते हैं पैरा ओलंपिक्स। जो जनरल ओलंपिक्स होता है उसके कुछ दिन बाद ये पैरा ओलंपिक्स होता है। तो ये भी टोक्यो में होता है, मतलब टोक्यो में इस बार हुआ है, यानी कि जिस साल जहाँ पे नॉर्मल ओलंपिक्स होगा उसी जगह पे पैरा ओलंपिक्स भी होगा। आप सबको पता है कुछ दिन पहले ओलंपिक्स हुआ था, तो अभी पैरा ओलंपिक्स हुआ है टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पे? जापान की कैपिटल है भाई साहब। जापान आप सबको पता ही होगा। ये वाला वर्ल्ड मैप में ये देख लो जापान कहाँ पे है। ये देख रहे हो आप चाइना, चाइना के साइड में ये है जापान। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, वहाँ पे हुआ था ये। तो ये जो सुमित एंतिल है, सुमित एंतिल ने यहाँ पे डेब्यूटेंट है। डेब्यूटेंट का मतलब होता है जब पहली बार कोई ओलंपिक्स में या किसी गेम में हिस्सा ले रहा है तो उसे डेब्यूटेंट बोलते हैं। तो इसने पहली बार में सुमित एंतिल ने F64 क्लास गोल्ड जीत लिया, यानी कि एक्स, ये कैटेगरी क्या है? F64। देखो हैंडीकैप्ड की कैटेगरी है, जैसे किसी का पैर खराब है तो उसे F64 कैटेगरी में डाल दिया, समझ रहे हो? जैसे किसी का हाथ खराब है तो उस और कैटेगरी में डाल दिया। तो सुमित एंतिल ने जीता है गोल्ड। ये जीता है जेवलिन थ्रोर में, जेवलिन थ्रोअर हैं ये। और एक दूसरे हैं देवेंद्र झाझड़िया, इन्होंने F46, इनके भी मतलब इनका कुछ और बॉडी पार्ट खराब है तो इस कैटेगरी में रखा गया है। तो इन्होंने जीता है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। सुमित अंतिल ने गोल्ड जीता है और इसने सिल्वर। तो ये जो है अनदर जेवलिन थ्रोअर है एक सुंदर सिंह गुजर, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। और एक है भाई साहब ये अवनी लेखारा। अवनी लेखारा क्या है? ये फर्स्ट वुमन बन गई है ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली, पहली महिला बन गई है जिसने शूटिंग में गोल्ड जीता है 10 मीटर राइफल कंपटीशन में। 10 मीटर जैसे मान लो ये यहाँ पे महिला खड़ी है 10 मीटर की दूरी पे, राइफल से, बंदूक से, जो राइफल होती है उससे गोली मतलब पॉइंट पे मारनी होती है। इस तरह का गेम होता है शूटिंग का। तो शूटिंग करनी होती है, शूट करना होता है। तो ये पहली महिला बन चुकी है गोल्ड जीतने की, मतलब इंडिया से गोल्ड जीतने वाली पहली महिला ओलंपिक में, जो शूटिंग में 10 मीटर राइफल में गोल्ड जीता है। ये देख लो भाई साहब, ये हैं आपके सुमित अंतिल, ये हैं झाझड़िया, और ये हैं सुंदर सिंह, और ये हैं आपके योगेश, और ये हैं आपकी अवनी, इन्होंने जीता है मेडल। तो हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है, देखो ये तो आपके एग्जाम्पल में मतलब जो दिए गए हैं ये सारे नाम, ये आपके छोटे मोटे PCS वगैरह के एग्ज़ाम या फिर जो एग्ज़ाम होते हैं SSC वगैरह उनमें पूछ लेते हैं। लेकिन हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि ये पैरा ओलंपिक्स गेम्स क्या हैं और कब कब होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। देखो ये मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन माने जाते हैं एथलीट्स के लिए विद डिसेबिलिटी, मतलब जिनको फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए मेजर कंपटीशन समझा जाता है ये इंटरनेशनली। और जैसे ओलंपिक गेम्स भी क्या है, ये 2 साल में एक बार होते हैं, एक बार विंटर में एक बार समर में। वैसे जैसे विंटर गेम हुए या समर गेम्स हुए, जो अभी हुए कौन से हुए? समर गेम्स हुए हैं, समर गेम्स। तो ये जैसे समर गेम्स 2020 में हुए, तो अगले समर गेम्स कब होंगे? 4 साल में होंगे। तो इस तरह से ओलंपिक नॉर्मल बोला जाए तो कब होते हैं? 4 साल में। लेकिन समर ओलंपिक्स अब हुए तो अब बाकी अगले 2 साल में विंटर गेम्स होंगे। विंटर गेम्स यानी कि वो विंटर में होंगे, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम में लगभग होंगे। यानी कि अब जैसे 2020 वाले हुए हैं 2021 में, क्योंकि कोरोना की वजह से लेट हो गए थे, तो 2021 में हुए हैं, तो यानी कि 2020 में होने वाले थे। तो ये समर गेम्स हुए हैं 2020 के ही। तो अब अगले गेम कब होंगे? 2020 से ही काउंट किया जाएगा, 2022 में होंगे। और वो कब, कहाँ, कौन से होंगे? विंटर गेम्स होंगे। तो ये इसी तरह से जैसे नॉर्मल ओलंपिक गेम्स होते हैं ऐसे ही पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं, एक बार विंटर गेम्स एक बार समर गेम्स, हर 2 साल में। समझ गए? अगर एक बार में अब समर गेम्स हुआ तो अगले 2 साल में विंटर गेम्स होगा, फिर उसके बाद समर गेम्स होगा। मतलब टोटल टाइम 4 साल का होता है समर गेम्स का ही और विंटर गेम्स का ही दोबारा होने में। तो ये 20th सेंचुरी से ही ये कराए जा रहे हैं लगभग पैरा ओलंपिक गेम्स। ये जो है सेम सिटी में होते हैं जहाँ पे नॉर्मल ओलंपिक्स गेम तो होते हैं, उसी सिटी में होते हैं। एक इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी बनाई गई थी 1989 में, और ये क्या है, इसी ने मतलब ये इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का जर्मनी में है, जर्मनी में। इसी ने पैरालंपिक्स गेम्स मतलब एक तरह से स्टार्ट किए, लेकिन इससे पहले भी ये स्टार्ट हो चुके थे।
ये गवर्न करती है, जो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ये गवर्न करती है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन पैरा ओलंपिक्स के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, नियम बनाती है। ये जो पैरालंपिक एथलीट्स ये होते हैं, ये 6 डिफरेंट डिसेबिलिटी ग्रुप में होते हैं। एक तो जैसे एम्प्यूटी, किसका हाथ पैर कटा हुआ है, सेरेब्रल प्लासी, किसी के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, विजुअल इम्पेयर्ड, किसी कोई देख नहीं सकता किसी एक आंख से, या विजुअल मतलब पार्शली देख सकता है, स्पाइनल कोड इंजरी, किसी की रीढ़ की हड्डी में कोई इंजरी है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है किसी में, या कोई लेस ऑस्टर, जो बाकी की 5 कैटेगरी है उनको छोड़ के जो कैटेगरी आते हैं वो इसमें आते हैं लेस्ट ऑर्डर्स में। ये 6 कैटेगरी है, डिफरेंट कैटेगरी जो डिसेबिलिटी में ये होता है। तो ये आपको याद रखनी है कि पैरालंपिक्स गेम्स की जो डिसेबिलिटी है कितनी कैटेगरी में बांटी गई है, 6 डिफरेंट कैटेगरी में बांटी गई है। और जो ये है इसमें जो ये आता है लास्ट 6 नंबर का लेस्ट ओटेरिस, इसमें ड्वार्फिज्म आता है। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, कोई बौना होता है ना, बौना छोटी हाइट का, छोटे कद का, वो भी इसी में आता है, इस कैटेगरी में, 6 नंबर की कैटेगरी में। तो ये जो है इंडिविजुअल एथलीट्स वगैरह रिक्लासिफाइड किए जाते हैं कंपटीशन के लिए, और फिजिकल स्टेटस इनको दिया जाता है कि किस कैटेगरी में इनको ओलंपिक में हिस्सा लेना, पार्टिसिपेंट बनना है। जो पैरालंपिक्स डेवलप हुआ था, एक आदमी है जिसका नाम है सर लुडविग गुटमैन। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो बहुत सारे लोग थे, वेटरन्स थे, यानी कि बहुत सारे प्रसिद्ध लोग थे जो इंजर्ड हो गए थे और जो हैंडीकैप्ट हो गए थे, जिन किसी का पैर टूट गया था, किसी का हाथ टूट गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो उसके बाद क्या है, इस आदमी ने, लुडविग गटमैन ने, जो लोग सेकेंड वर्ल्ड वार में इंजर्ड हुए थे, जिनकी मान लो स्पाइनल कोड खराब हो गया, रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, चल नहीं सकते, बैठे रह सकते हैं, तो इनके लिए इंग्लैंड में पहली बार 1948 में गेम्स ऑर्गेनाइज किया, स्पोर्ट्स। तो बाद में यही पैरालंपिक्स जो है इसी ने ओलंपिक का हिस्सा बन गया ये उसके बाद से। तो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले ये आदमी थे, लुडविग गुटमैन। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना न्यू इनिशिएटिव इन जम्मू कश्मीर टू रिस्टोर लॉस्ट ग्लोरी ऑफ पासमीना शॉल। देखो पासमीना शॉल, शॉल जो होता है ना ओढ़ने वाला, ये है भाई साहब शॉल, जो इसके लड़की के हाथ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये पासमीना शॉल है, बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है ये भाई साहब। लगभग 1000 से लेके लगभग आप ये 30 40 50 हज़ार 60 हज़ार 1 लाख तक का भी शॉल होता है, इसकी कीमत होती है पासमीना शॉल की। और पासमीना देखो ये भेड़ होती है, सिप, ये सिप होती है भेड़। इस भेड़ का जो ये बाल है ना, बाल ये उतारे जाते हैं, इससे बनाया जाता है ये पासमीना शॉल। बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही वार्म और बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है ये। जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है भाई साहब ये पासमीना शॉल। और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग आप सब लोग जानते हो क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एक जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट बनाया हुआ है 1999 का हमारे इंडिया में, और डब्ल्यूटीओ के जो न्यू रूल्स नियम है वो भी ये गवर्न करते हैं। एक तरह से इसको जीआई टैग को, मतलब जैसे पेटेंट होता है ना, पेटेंट 20 साल के लिए पेटेंट मिल जाता है, कोई नई चीज़ बनाता है, इन्वेंट करता है, ऐसे ही जीआई टैग मिलता है 10 साल के लिए। कोई मान लो नेचुरली या मैन मेड कोई चीज़ बना रहा है, अलग यूनिक क्वालिटी है, तो उसको दे देते हैं, उस नाम से कोई दूसरा बंदा नहीं बेच सकता उस चीज़ को कहीं पे भी, समझ रहे हो। तो ये जीआई टैग में मिला हुआ। अभी न्यूज़ में क्यों आया है, अभी न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेटअप किया गया है जम्मू कश्मीर में, ताकि जो ये ना हैंड ड्रिवन प्रोसेस है, मतलब हाथ से बुना जाता है, वूवन किया जाता है हाथ से, हैंड वूवन शॉल है, हाथ से बुनाई होती है इसकी। तो इसको दोबारा से इस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए यहाँ पे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। यहाँ पे वूमन महिलाएं ज़्यादा इसमें काम करती हैं, इन इसी हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़ में, जो घर पे भी बनाती हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हैं। इनको पहले 1 रुपये दिया जाता था पर नोट, मतलब एक गांठ होती है इसकी, जो ये वूल है, ये ऊन है पासमीना शॉल का, इसकी एक गांठ का जो लगभग 10 मीटर का थ्रेड होता है, सॉरी 10 इंच लंबा थ्रेड होता है, 10 थ्रेड, और उसकी एक गांठ होती है, उसके लिए 1 रुपया दिया जाता है, उसको बढ़ा के 2 रुपये कर दिया गया है, इसकी कीमत बढ़ा दी है। और यहाँ पे क्या है कि ये जो फाइन क्वालिटी होती है, लगभग जो आपका सर का बाल होता है उसके साइज का होता है, और इसे मशीन से भी ज़्यादा ये हाई क्वालिटी का हाथ से बना देते हैं लोग, ये जो वूमन इसे बुनाई करती हैं। ये जो पहले इसमें जो वूमन काम करती थी पासमीना शॉल को बनाने के लिए, वो लगभग 1 लाख वूमन काम करती थी, लेकिन इनकी जो संख्या है वो कम हो गई है, घट के लगभग अब 10,000 वूमन कश्मीर वैली में काम करती हैं ये पासमीना शॉल बनाने के लिए। यानी कि इसकी जो मतलब फेमस तो बहुत है ये, लेकिन इसके जो बनाने वाले लोग हैं, आर्टिजन कलाकार, वो घटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, तो इन्हें अच्छा दाम इनका इंक्रीज किया गया, लगभग डबल कर दिया है। पहले 1 रुपये मिलता था 10 इंच के एक
10 थ्रेड को अब 1-2 रुपये बढ़ा दिया गया है, और इसीलिए इसका MSP भी डिक्लेयर किया है, अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दिया है, और इसको GI टैग तो मिला ही हुआ है। तो इसको वेज भी फिक्स कर दिया, इसकी जो मजदूरी मिलती है भाई साहब, हैंड स्पिनिंग में, हैंड वीविंग में जो मजदूरी मिलती है, मान लो कहीं पे ये हैंडलूम छोटी इंडस्ट्री लगी हुई है, स्मॉल इंडस्ट्रीज, उस पर जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके लिए वेज भी फिक्स्ड कर दी गई है फर्स्ट टाइम। तो ये हेल्प करेगी रिवाइव करने में पासमिनस हॉल को। तो इसका मकसद यही है कि इनकी जो लाइवलीहुड इंक्रीज करना है, यानी कि जनरेट करना है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना लोगों को, और उनकी इनकम को इंक्रीज करना, ताकि वुमन जो भी लोग ये बुनते हैं, बुनाई करते हैं पासमिनस हॉल, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, कि ये जो कला है ये लुप्त ना हो जाए, समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेनोवेटेड जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स। देखो अभी ये न्यूज में, जलियांवाला बाग आप सब लोग जानते हो कहाँ पे, अमृतसर में, पंजाब में, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये जलियांवाला बाग। ये क्यों फेमस है भाई साहब, सब लोग जानते हो, 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को यहाँ पे जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, MASSMACRE, मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड। ये हुआ था, देखो आप सबको पता है, रॉलेट एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था 1919 में, रॉलेट एक्ट। तो ये क्या था, ये एक्ट में ऐसी प्रोविजन थी रॉलेट एक्ट में कि किसी को भी बिना अरेस्ट वारंट जारी किए हुए और उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, और उसकी कोई ट्रायल नहीं होगी, कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर किसी पे सस्पिशन के आधार पे, किसी पे डाउट है, संदेह है, तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और उसे कैद करके रख सकती है डिटेंशन में, और ना ही दलील होगी, ना ही वकील होगा, ना ही कोर्ट में केस चलेगा, ना ही उसको कोई वकील मिलेगा, लॉयर मिलेगा, उसे गिरफ्तार करके रख सकते हैं, समझ गए। तो ये था रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था। इसी के विरोध में यहाँ पे सत्याग्रह चलाया गया इंडिया में, और इसका विरोध किया लोगों ने, और इसके विरोध में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो लीडर थे इस विरोध के, डॉक्टर, एक था सत्यपाल और एक था किचलू, एक तो सत्यपाल थे और एक था सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल और एक थे किचलू, सैफुद्दीन किचलू, किचलू की स्पेलिंग आपने देखी होगी यार। तो एक थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। अब इन्हीं के विरोध में यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट थे अमृतसर के, वो डिस्कशन करने के लिए जमा हुए जलियांवाला बाग में, जो जलियांवाला बाग है, और वहाँ पे आ गए भाई साहब जनरल डायर, जो रेजिनेंट, पूरा नाम है रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी और डायर, ये थे भाई साहब वहाँ पे, जो मतलब जो ब्रिटिश सोल्जर थे, उनके ये अथॉरिटी थी उन्हें आदेश देने के लिए, मतलब एक तरह से जनरल, मेजर जनरल की तरह थे ये जनरल, ये थे रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। तो ये जनरल डायर आ गए, उन्होंने आदेश दे दिया लोगों को शूट करने के लिए, गोली चला दी भाई साहब, वहाँ पे भगदड़ मर गई, लगभग हजारों लोगों को मार दिया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से लगभग 379 मतलब 379 लोगों की मृत्यु हुई थी वहाँ पे। और यहीं पे एक कुआं था, वेल बना हुआ था, उसमें लोग कूद गए थे अपने आप को बचाने को, वो अभी भी यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे दीवारों पे जो गोली के निशान अभी भी बने हुए हैं यहाँ पे जलियांवाला बाग जो है। तो इसी को दोबारा से रेनोवेट किया है, मतलब इसको यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, मूर्ति बनाई है, देखो पार्क डेवलप किया है, या अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गवर्नमेंट ने, इसलिए न्यूज़ में है ये। और इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी देखेंगे क्या है। तो अभी इनोग्रेट किया है प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 28 अगस्त को इसको इनोवेट किया, मतलब एक इनोग्रेट किया, आरंभ किया। ये पहली बार जब बनाया गया था, ये मोनूमेंट यहाँ पे डेवलप किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने 13 अप्रैल 1961 को इनोग्रेट किया था, फर्स्ट टाइम ये ओपन किया था जलियांवाला बाग, वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। ये हमने पढ़ी रहा है, 13 अप्रैल 1919 को ये मैसेकर हुआ था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1951 में, 1 मई 1951 में एक जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट बनाया, कि इसके लिए कि जलियांवाला बाग को कौन गवर्न करेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा, उसके लिए एक ट्रस्ट बना दिया। और ये ट्रस्ट इसके लिए रूल्स नियम वगैरह के लिए डिसीजन लेता है, और इसमें मेन जो चेयरमैन होते हैं वो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री। और इसके जो मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो प्रेसिडेंट रहेगा, जैसे अभी की जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी के जो भी प्रेसिडेंट रहेगा वो इसके मेंबर रहते हैं। पंजाब के जो सीएम रहेगा वो इसका मेंबर रहता है, पंजाब का जो गवर्नर रहेगा वो इसका मेंबर रहता है। और कोई मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कल्चर का जो कल्चर मिनिस्टर होते हैं
वो इसके मेंबर रहेंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये इसके मेंबर रहते हैं इस ट्रस्ट के। तो जलियांवाला बाग में नया क्या बनाया है यहाँ पे, देखो एक तो 28 मिनट का एक इवेंट होगा जिसमें साउंड और कुछ लाइट शो होगा, लाइट शो, कुछ साउंड और लाइट शो। जैसे आपने देखा होगा कभी दिल्ली में, सुना होगा एक भाई साहब, दिल्ली में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है नाम भूल गया यार मैं, कौन सा एक मंदिर है, वहाँ पे एक शो होता है आधे घंटे का। तो इसी तरह से इसमें भी एक शो होगा, लाइट का और साउंड का शो होगा, समझ गए। अक्षरधाम मंदिर है, हाँ याद आया, वो दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है एक, उसमें एक शो होता है लाइट का और साउंड का। इसी तरह से इसमें एक शो होगा लाइट और साउंड का, इसमें दिखाया जाएगा मतलब जो शहीद हुए थे कुछ लोग, उनके बारे में दिखाया जाएगा, लाइट शो होगा और साउंड सुनाई जाएंगी देशभक्ति की, ऐसा कुछ शो होगा। और एक साल्वेशन ग्राउंड होगा जहाँ पे बिल्कुल साइलेंस होगा, मतलब शांति होगी, वहाँ पे मार्टिर्स जो शहीद हुए थे यहाँ पे जो लोग, उनकी उनके लिए ऑनर के लिए, उनके सम्मान के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं विजिटर, जो भी यहाँ पे कोई टूरिस्ट जाएगा। और यहाँ पे सेवरल स्कल्पचर बनाए गए हैं, मतलब मूर्तियाँ बनाई गई हैं, मार्टिर्स, मार्टिर्स का मतलब हुआ होता है शहीद, जो भी लोग शहीद हुए थे उनकी मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। और नई गैलरी, 4 नई गैलरी डेवलप की जा रही हैं यहाँ पे। और फ्रीडम फाइटर के लिए यहाँ पे जो गदर मूवमेंट भी था और पंजाब की जो हिस्ट्री है उसको भी शोकेस किया जाएगा, मूर्तियाँ बना के या फिर पेंटिंग बना के दीवारों पे। यहाँ पे जो गुरु नानक देव है उनका एक स्कल्पचर मूर्ति लगाई जा रही गई है, मतलब लगा दी गई है। बाबा जो बंदा सिंह बहादुर से, उनके एक मूर्ति लगाई गई है उनकी, और एक स्टैचू लगाया गया महाराजा रंजीत सिंह का। यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसके रिगार्डिंग, जो अभी रिनोवेशन किया है, क्या कंट्रोवर्सी है, मतलब विवाद क्यों चल रहा है, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं। देखो ये कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ एक्सपर्ट इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि जलियांवाला बाग में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सेवरल ईयर से बिल्कुल ऐसी थी जैसी जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तब से, उन्हें टच नहीं किया गया था बिल्कुल। 100 ईयर से लगभग 100 साल से ज़्यादा हो गए भाई साहब, 2019 में 100 साल हो गए थे, तब से ऐसी थी। लेकिन उनको क्या है अब चेंज कर दिया गया। लगभग यहाँ पे एक था एंट्रेंस मेड था ऑफ नानक शाही ब्रिक, नानक शाही ब्रिक से ईंटों से बना हुआ था ये एंट्रेंस घुसने का रास्ता, और वो बिल्कुल ऐसा ही था जब जनरल डायर इसी रास्ते से आए थे, और अब तक ऐसा ही था। लेकिन इसको दोबारा से रीबिल्ड कर दिया गया है, और गैलरी क्या है, जो दीवारें थी उस पर पिक्चर बना दी गई है, मुराल पेंटिंग बना दी गई है, यानी कि जैसे पहले थी ऐसी नहीं रहेगी, उस पर पेंटिंग बना के उसे चेंज कर दिया। तो इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई साहब वो यादें ताज़ा करती थी, ये हॉरर्स डे के बारे में जो ये दिन था याद दिलाता था, ताज़ा करती थी यादें, इवोक करता था, तो ये चेंज कर दिया, इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पे एक फेमस शहीदी खूह था जिसे बोलते हैं मार्टिर वेल, मतलब शहीद कुआं, पंजाबी भाषा में बोलते हैं कुएं को खूह, और कुएं को इंग्लिश में बोलते हैं वेल, आप सब लोग जानते हो। तो यहाँ पे शहीदी खूह या मार्टिर वेल था, वहाँ पे लोग जंप कर गए थे जब जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, ऑर्डर दिया था। तो ये जो कुआं था अभी तक ऐसा ही बना हुआ था, उसकी छेड़खानी नहीं की थी, समझ रहे हो। लेकिन अभी क्या है, उस पर एक गिलास ढक दिया गया, गिलास से, शीशे से उसे इनक्लोज कर दिया, सील्ड लगा दी। और इसके लिए भी लोग विरोध कर रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन लगा दिए कि उसका व्यू नहीं देख सकते लोग उस कुएं का। तो ये कंट्रोवर्सी है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कान कर्टेल राइट टू मूव फ्रीली और रिसाइड एनीवेयर ऑन फिल्मसी ग्राउंड। देखिए ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, अभी न्यूज में आया बस, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई साहब जो फिल्मसी ग्राउंड होते हैं, ग्राउंड का मतलब आधार, फिल्मसी का मतलब बेतुका बेढंगा, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे आधार पे आप क्या है, किसी का भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, इसको आप रोक नहीं सकते। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वजह से ये न्यूज में है, कुछ ग्राउंड मतलब लगा दिए थे, कुछ आधार पे ऐसे ग्राउंड थे जिनके आधार पे लोगों का निकलना बंद कर दिया था कुछ लोगों का, तो इसलिए ये न्यूज में आया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है, महाराष्ट्र पुलिस ने जो अभी कुछ लोगों को एक्सटर्नमेंट ऑर्डर दिया था, मतलब निकाले का, एक्सटर्नमेंट का मतलब है निकाशन, निकालने का ऑर्डर दिया था कि यहाँ से निकलने का, कि महाराष्ट्र से। तो ये एक्सटर्नमेंट ऑर्डर ये था कि ये जो मूवमेंट रोकता था किसी पर्सन की सर्टेन एरियाज़ में, कि इस एरियाज़ में कुछ लोग यहाँ पे नहीं आ सकते। और ये ग्राउंड जो इशू किए थे, ये जो ग्राउंड थे, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रखे गए थे, कि लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में मेंटेन रहे इसलिए। तो ये राइट टू मूव जो फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई साहब आप बेतुके ग्राउंड लगा के किसी का मूवमेंट नहीं रोक सकते, कि आपको कहीं आने जाने से रोके। कि अगर आपको रेस्ट्रिक्शन लगानी है तो ये जो हमारा आर्टिकल 19 क्लाउज 1 और सब क्लाउज डी है, इसमें हमारा मौलिक अधिकार है कि जब इसका उल्लंघन होगा तो डायरेक्टली पर्सन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है
विरोध में मतलब केस फाइल कर सकता है और उसके अधिकार का उल्लंघन होता है, वॉयलेशन होता है उसके राइट का। तो ये जो अधिकार देता है ये 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज डी, इसका अगर रेस्ट्रिक्शन लगानी है तो वो आर्टिकल 19 सब क्लाउज 2 में ही दी गई है। तो उसी के अनुसार जो रेस्ट्रिक्शन लगानी है तो इसके इंटरेस्ट पे लगा सकते हो आप। किसी पे मान लो रोक लगानी है आपको कि इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जूल ट्राइब, अगर जूल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए रेस्ट्रिक्शन लगानी है तो लगा सकते हो, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए लगानी है तो लगा सकते हो, लेकिन और कोई ग्राउंड नहीं है भाई साहब। तो आप एक बार ये भी देखोगे कि आर्टिकल 19 क्लाउज 2 और जो डी ये सब क्लाउज डी है आर्टिकल 1 डी का, इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी दी गई है संविधान में। तो ये आप आर्टिकल 19 क्लाउज 2 देखोगे आपकी कौन कौन सी और रेस्ट्रिक्शन है, और इसमें कई सारे राइट हैं, जैसे राइट टू फ्री एंड स्पीच, उनके लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है। तो ये एक बार आप रिवाइज करोगे संविधान से, या देखो ये आपको लक्ष्मीकांत की बुक में भी मिल जाएगा, और उसमें ना मिले तो आप क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो अपने मोबाइल में, और उसमें भी देख सकते हो, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो ये। नेक्स्ट टॉपिक है बैसिलस कालमेटिक यूरिन वैक्सीनेशन। देखो बीसीजी वैक्सीन शॉर्टकट में बोलते हैं, टीबी की एक वैक्सीन है। जैसे कोविड-19 जो वायरस है उसकी बहुत सारी वैक्सीन आ गई हैं इस बीमारी की, ऐसे ही एक टीबी जो बीमारी होती है उसकी वैक्सीन है। इसके लगभग 100 ईयर पूरे हो गए हैं 18 जुलाई 1921 में, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। बीसीजी वैक्सीन क्या है, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी की बीमारी है उसके लिए काम करती है, रोकने के लिए। यानी कि जो बीसीजी है ये डेवलप कैसे की गई थी, एक माइकोबैक्टीरियम बोविस था, मतलब कैटल से, पशुओं से एक बैक्टीरिया लिया गया, उसके द्वारा बनाई गई, और पहली बार ये 1921 में ह्यूमन के लिए यूज की गई, आदमियों के लिए। अभी जो ये है इसे लाइसेंस एक केवल इकलौती एक वैक्सीन है टीबी के लिए जो टीबी को प्रिवेंट करती है, रोकती है, बीसीजी वैक्सीन। ये लगभग जब लगाया जाता है वैसे बच्चे का जन्म होता है तो बीसीजी वैक्सीन लगाई जाती है बच्चे को जन्म से ही, ताकि आगे उसे टीबी हो ना, कोई टीबी का बैक्टीरिया आए तो बॉडी में ऑलरेडी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए उससे लड़ने की, समझ रहे हो। तो ये पूरे वर्ल्ड में मोस्ट वाइडली यूज होने वाली है। हर साल लगभग 120 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो लगभग 12 करोड़ डोज हर साल लोगों को दी जाती हैं ताकि टीबी को रोका जा सके। और बीसीजी इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी 1948 में, और ये पार्ट बनी जब 1962 में हमने नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था टीबी को रोकने के लिए, उसका पार्ट बन गई बीसीजी। यानी कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत टीबी की वैक्सीन लगाई जाती है लोगों को, चिल्ड्रन को, बच्चों को। तो ये बच्चे को अगर बीसीजी दी जाती है उसमें स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देती है, यानी कि बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन अगर एडल्ट को यानी कि 18 साल से ऊपर के एडोलेसेंट, 14 से 18 साल के बच्चों को या 18 साल से अबव एडल्ट लोगों को लगाई जाती है तो इसकी एफिशिएंसी 0 से 100 मतलब 0 से 80% तक एफिशिएंसी है। मतलब इतने अच्छे से काम नहीं करती जितना बच्चों के लिए अच्छे से काम करती है ये वैक्सीन। तो बस स्टेटमेंट में यूपीएससी ऐसे पूछ लेती है कि बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है ये या एडल्ट के लिए, तो आपको याद रखना चिल्ड्रंस के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छे से काम करती है ये। बीसीजी क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है जो भी इससे रेस्पिरेटरी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं इनको भी मतलब प्रोटेक्शन देती है। जैसे और माइकोबैक्टीरियल डिसीज हैं जैसे लेप्रोसी, कोड हो जाता है किसी को, या ब्रूली अल्सर एक बीमारी है वो हो जाती है, उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बीसीजी वैक्सीन। टीबी के साथ साथ मतलब इन बीमारियों से भी प्रोटेक्शन दिलाती है क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है। और जो यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो जाता है, जो यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ से भाई साहब जो पित्त की थैली होती है लगभग बॉडी में हमारी में, गाल ब्लैडर होता है जो जहाँ से यूरिन निकलता है, पेशाब निकलता है, तो ये कैंसर हो जाता है उसमें, उस कैंसर से भी बचाती है, उसके लिए भी इम्यूनोथेरेपी की तरह काम करती है ये। और जो मैलिग्नेंट मेलेनोमा हो जाता है, मैलिग्नेंट का मतलब होता है बहुत ही गंदा बेकार सा, और मेलेनोमा मतलब घातक घाव, इंजरी हो जाती है स्किन पे, तो ऐसे इससे भी प्रोटेक्ट करती है बीसीजी वैक्सीन। इसकी थेरेपी के लिए यूज होती है। इसकी वेरिंग एफिशिएंसी है बीसीजी की, मतलब रीजन के हिसाब से भी एफिशिएंसी है। अगर कोई मान लो इक्वेटर एरियाज़ में, इस इक्वेटर एरियाज़ में कोई कंट्री है तो यहाँ पे अलग एफिशिएंसी है, इक्वेटर एरियाज़ में कोई कंट्री है, और अगर कोई इक्वेटर एरिया से जैसे ही दूर जाता है तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लो ये वाला इक्वेटर के पास, जैसे मान लो इंडिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया है, या अफ्रीकन कंट्रीज है, तो इसकी एफिशिएंसी कम है क्योंकि यहाँ पे टीबी की बीमारी ज़्यादा होती है, और यहाँ पे लोगों को कम, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से ही काम करती है थोड़ी। यहाँ पे क्यों, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है इन्वायरमेंट में, क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में,
तो इस वजह से इसका एफिशिएंसी बहुत ही कम है। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, इधर ऑस्ट्रेलिया में, या ये कंट्री हो गई साउथ अमेरिकन कंट्री, या ये इससे दूर ये अफ्रीकन कंट्री हो गई, तो इन कंट्रीज में ज़्यादा अच्छे से काम करती है, ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है भाई साहब, ऐसी स्टेटमेंट दे के पूछ लेता है यूपीएससी। तो यही लिखा है इसमें, बीसीजी की एफिशिएंसी है जो कंट्री के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट काम करती है। जैसे स्वीडन, डेनमार्क, यूके, नॉर्वे ऊपर हैं भाई साहब, ये यूरोप की कंट्री, यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट है ये जो बीसीजी की वैक्सीन है। और जो इक्वेटर के पास कंट्री है जैसे केनिया, मलावी, इक्वेटर के पास इंडिया, तो इनके मतलब इनमें एफिशिएंसी बहुत ही कम है इसकी। जो ट्यूबरक्लोसिस है, ये क्या है, टीबी की बीमारी है भाई साहब। टीबी की बीमारी किससे होती है, ये माइक्रोबैक्टीरियम यानी कि एक बैक्टीरिया से होती है। याद रखना, अगर स्टेटमेंट में दे दे वायरस से होती है तो गलत हो जाएगा, बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया से होती है, और ये बैक्टीरिया सी फैमिली का ये वायरस है। इस फैमिली को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अफेक्ट करता है हमारे लंग्स को, फेफड़े को अफेक्ट करता है जब टीबी हो जाता है तो, पल्मोनरी जो टीबी है। और ये और भी बॉडी पार्ट को, ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है, और भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। मेनली करता है लंग्स को, फेफड़े को, लेकिन और भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, ये आपको याद रखना है। तो क्योंकि स्टेटमेंट में देखो ऐसा पूछ लेते हैं कि टीबी अफेक्ट लंग्स ओनली, तो गलत हो जाता है, यानी कि और भी बॉडी पार्ट को भी ये प्रभावित कर सकता है। जैसे और बीमारियां जैसे स्मॉल पॉक्स हो गई, छोटी माता, लेप्रोसी, कोड हो गया, प्लेग हो गया, कोलेरा हो गया, हैजा हो गया, इनके लिए भी जैसे क्या है, इनको या तो पूरे वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट किया जा चुका है, ख़त्म किया जा चुका है, या इनको कंट्रोल किया जा सका है बहुत ही लार्ज एक्सटेंट में, बहुत ही अच्छे से कंट्रोल किया जा चुका है इन बीमारीज को। लेकिन टीबी को अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया इतने अच्छे से, अभी भी ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, उस ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग 10 मिलियन पीपल को, यानी कि लगभग 1 करोड़, 2019 में 1 करोड़ लोगों को टीबी हुआ, जिसमें से इंडिया में 27% लोगों को हुआ, मतलब 27 लाख लोगों को इंडिया में टीबी हुआ 2019 में, समझ रहे हो। और इसकी वजह से 1.4 मिलियन डेथ, यानी कि कितना हो गया, 14, लगभग 14 लाख हो गया ना, नहीं 1.4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो लाख में आ जाएगा, यानी कि 1.4 मिलियन डेथ हुई 2019 में इस टीबी की वजह से। तो वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या क्या गवर्नमेंट ने और स्टेप उठाए हैं इसके लिए। देखो इंडिया ने ऑलरेडी क्या है, कमेटी बनाई हुई है, कमेटेड है इसके लिए, एलिमिनेट करने के लिए, टीबी को ख़त्म करने के लिए। और इंडिया का जो टारगेट है वो 2025 तक टीबी को ख़त्म करना है, इंडिया से ख़त्म करना है, यानी कि एक भी नया टीबी का केस ना आए आगे, और यही गोल है इंडिया का। तो इसके लिए डायग्नोस्टिक सिस्टम और इफेक्टिव वैक्सीन, ये सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिया को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जैसे कोविड-19 के लिए देखो, हैंडल करने के लिए अभी इतना मतलब हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए स्टेप उठा रही है, मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट। इसी से गवर्नमेंट को लेसन लेने होंगे कि जैसे कोविड-19 को हैंडल किया जा रहा है, इसी तरह से टीबी को अगर एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, तो इस कुछ इसी तरह से स्टेप लेने होंगे इसको, टीबी को ख़त्म करने के लिए। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इंडिया सपोर्ट पैलेस्तीन पीस प्रोसेस। देखो पैलेस्तीन और इसराइल के बारे में आप सब लोग जानते हो, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं हम इसके बारे में। ये पहले वर्ल्ड मैप देखो आप, ये वाला देख रहे हो आप, अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है आपको, हिंदुस्तान के साइड में दिखाई दे रहा पाकिस्तान, ये ईरान, ये इराक, ये जॉर्डन, और ये पिंक कलर का है, पिंक कलर का है क्या, इसराइल। और ये मेडिटेरियन सी से बॉर्डर लगाता है। ये यूपीएससी की फेवरेट भाई साहब साइट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका, बहुत बार। देखोगे आप 10 साल के पीछे क्वेश्चन उठा के, तो 6 से 7 बार क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, मैप बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला रीजन आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से रीजन बॉर्डर लगाते हैं मेडिटेरियन सी से। लेबनान कंट्री लगाती है यहाँ पे, इसराइल बॉर्डर लगाती है, ये इजिप्ट लगाती है बॉर्डर। तो यहाँ पे ये इसराइल कंट्री जो येलो टाइप दिखाई दे रही है, लाइट येलो, और जो डार्क येलो है ये वेस्ट बैंक है, और ये गाजा स्ट्रिप है, ये सिनाई पेनिनसुला जो इजिप्ट का पार्ट है, अभी इजिप्ट का पार्ट है, इजिप्ट कंट्री का। तो ये बैकग्राउंड जानते हैं। पहले देखो यहाँ पे क्या था, लगभग 200, 300, 400, 500 साल पहले यहाँ पे ज्यूज रहते थे, ज्यूज। लेकिन ये यहाँ से चले गए यूरोपियन कंट्रीज में, जर्मनी वगैरह में, यहाँ पे माइग्रेट कर गए, यहाँ से ये इधर उधर पूरे वर्ल्ड में माइग्रेट कर गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाई साहब रोजगार के साधन नहीं थे, तो रोजगार के साधन नहीं थे, एम्प्लॉयमेंट नहीं था, तो यहाँ से चले गए। यहाँ पे पहले अरब पीपल भी रहते थे, अरब मतलब वो मुस्लिम पीपल हैं, अरब पीपल हैं, और अभी भी रहते हैं। तो यहाँ पे जब रहते थे ये लोग,
तो ये यहाँ पे अब मेजॉरिटी में हो गए क्योंकि जूज यहाँ से चले गए। लेकिन हुआ क्या, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 में, और 1914 से 18 तक चला था, ये 1914 से 18 तक चला था, 1918 तक। तो इसमें क्या हुआ था, जो टर्की था, टर्की आप सबको पता है, टर्की एक कंट्री है। दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखो भाई साहब, ये टर्की दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पार्ट जिसका ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी दोनों से बॉर्डर लगता है टर्की का। तो यहाँ का जो ओटोमन एम्पायर था, ओटोमन साम्राज्य, वो हार गया था और इसको चेंज कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो अब क्या है, यहाँ पे जो ज्यू थे यहाँ पे इसराइल में, तो इसराइल में कंट्रोल आ गया किसका। पहले देखो यहाँ पे कोई कंट्री नहीं थी इसराइल, यहाँ पे अरब रहते थे और पैलेस्तीन था, ये पैलेस्तीन था। तो यहाँ पे इसराइल नाम की कोई कंट्री नहीं थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, ये बात हो रही जबकि। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक बालफोर, ये BALFOUR, बालफोर डिक्लेरेशन या घोषणा बोल सकते हो, बालफोर घोषणा, बालफोर डिक्लेरेशन जारी किया। उसके जरिए क्या था, ज्यूज को सपोर्ट किया। जो ज्यूज थे, ज्यू एक भाई साहब धर्म के लोग हैं, ज्यू धर्म है, एक रिलीजन है, तो ज्यूज को सपोर्ट किया यहाँ इसराइल में। लेकिन भाई साहब आपको पता है यहाँ पे अरब लोग रहते थे पैलेस्तीन में, मुस्लिम लोग, उन्होंने इसको बालफोर डिक्लेरेशन को नहीं माना। तो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया इनमें। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 में। उसमें आप सबको पता है एक जर्मनी में एक नाजिज्म पार्टी बनाई थी हिटलर ने जर्मनी आप सबको पता है यूरोप में भाई साहब, ये वाला देखो पार्ट फ्रांस के साइड में यहाँ पे है आपका, ये देखो जर्मनी पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, जर्मनी यूरोपियन कंट्री है, ये बहुत बार देखा हमने मैप में। तो यहाँ पे हिटलर था, आप सबको पता है अडोल्फ हिटलर उसका पूरा नाम था, यहाँ जर्मनी का चांसलर था वो। तो ये जर्मनी में यहाँ पे नाजिज्म पार्टी बनाई, उसका मेन टारगेट था प्योरिफिकेशन ऑफ जर्मन रेस, प्योरिफिकेशन ऑफ जर्मन रेस, मतलब कि जो और यहाँ पे रिलीजन के लोग रहते थे, जूज का ज़्यादा राज था यहाँ पे, जूज नहीं सारे यहाँ पे क्या है, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्ट्री वगैरह, यहाँ पे मेन बिजनेसमैन रिच पर्सन जूज थे। तो जर्मन लोगों को बहुत ही कम यहाँ पे जो इकोनॉमिक जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे जर्मन लोगों के हाथ में कम थे, वो गरीब थे। तो इसलिए हिटलर ने जूज को यहाँ से मारना शुरू किया, भगा दिया, लगभग 60 लाख लोगों को मार दिया, 6 मिलियन पीपल जूज को मार दिया सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। और कुछ लोग यहाँ से भाग के आ गए और वो भाग के इसराइल में आ गए। इसराइल में क्यों गए, क्योंकि यहीं से लोग ये वापस गए थे और फिर दोबारा से इसराइल में आ गए। तो ये इसराइल में आ गए, तो यहाँ पे क्या है, अब ये सपोर्ट करने लगे कि यहाँ पे हम अलग कंट्री बनाएंगे। लेकिन अरब पीपल को मंजूर थोड़ी था भाई साहब। अब पहले अरब यहाँ पे मेजोरिटी में थे, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन अरब की थी, लेकिन अब उल्टा हो गया, अब ज्यूज यहाँ पे आ गए, तो ज्यूज की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी मेजोरिटी में, अरब यहाँ पे माइनॉरिटी में हो गए। अब फिर इन ज्यूज लोगों ने क्या किया, 1948 में इसराइल घोषित कर दिया कि हमने इसराइल कंट्री बना ली, सारा मिलकर इसराइल। अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, वार शुरू हो गया। तो वार शुरू हो गया तो क्या हुआ, इसराइल ने वेस्ट बैंक, ये जॉर्डन के पास था पहले, वेस्ट बैंक हड़प लिया इसराइल ने जॉर्डन से। और समझ रहे हो, ये बहुत सारे हड़पे थे यहाँ पे, बहुत सारा रीजन, और ये यहाँ पे वार चल गया, इसराइल डिक्लेयर कर दिया। अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है। अब फिर एक और वार हुआ 1967 में, 19, ये पेन कैसे नहीं चल रहा भाई साहब, 1967 में एक और वार हुआ, एक सेकंड आप फोल्ड करो। हाँ तो 1967 पे थे हम, 1967 में 1967 में वार हुआ, 6 डे वार बोलते हैं जिसे, 6 दिन का युद्ध हुआ इसराइल और ये जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट के बीच में। तो इसराइल ने ये वेस्ट बैंक छीन लिया जॉर्डन से, और सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट से कैप्चर कर लिया, गाजा भी ये ले लिया, और ये गोलन हाइट इसराइल के पास था, फिर इसराइल ने ले लिया। तो अब ये सब इसराइल के पास ही हैं, लेकिन सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को लौटा दिया बाद में। अब ये वेस्ट बैंक कि ये जेरूसलेम एक कैपिटल है अभी इसराइल की, तो जो ईस्टर्न साइड है उसको ये पैलेस्तीन यहाँ पे वेस्ट बैंक में रहते हैं, कुछ गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, गाजा पट्टी में। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पे रूल करती है, गवर्न करती है। हमने कई बार पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये जो है यहाँ पे, तो ये पैलेस्तीन जो है ये ईस्ट जेरूसलेम को अपनी कैपिटल बनाना चाहते हैं, अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। तो इसको ये इसराइल लेकिन बनने नहीं देता, ये कहता सारा हम इसराइल में इसे
मर्ज करेंगे और सारा इसराइल बनाएंगे, ये इस पर कंट्रोल करता रहता है। बहुत सारा रीजन ऑलरेडी कंट्रोल किया हुआ है, वेस्ट बैंक रीजन भी, और ये गोलन हाइट अभी भी इसराइल के पास है। ये भाई साहब यहाँ पे ये डेड सी है, डेड सी आपको याद रखना है, ये इसराइल जॉर्डन और ये वेस्ट बैंक का बॉर्डर लगता है। और यहाँ पे देखो ये वाला, यहाँ पे एक रिवर बह रही है जॉर्डन रिवर, जॉर्डन रिवर भी फ्लो कर रही है यहाँ पे। तो ये आपको कुछ लोकेशन याद रखनी है यहाँ पे। और ये सी ऑफ गैलिली है यहाँ पे, तो ये आपको लोकेशन याद रखनी है इसमें। तो अभी न्यूज में इसलिए आया, इंडिया ने पैलेस्तीन पीस प्रोसेस को सपोर्ट किया है कि ये क्या है, अब पैलेस्तीन अलग नेशन बननी चाहिए, दोनों कंट्री के बीच में, इजराइल और पैलेस्तीन के लोगों के बीच में पीसफुली एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अब सब लोगों को पता है, ये हेड है अभी 1 महीने के लिए, अगस्त महीने के लिए अब खत्म हो जाएगा। इसराइल का मतलब इंडिया का खत्म ही हो गया है, अब अगस्त महीने के लिए था प्रेसिडेंट। तो सपोर्ट किया इंडिया ने, इसराइल और पैलेस्तीन का पीस प्रोसेस होना चाहिए और दोनों को आपस में सहमति से एग्रीमेंट करना चाहिए। तो इंडिया ने ये कमिटमेंट रीट्रेट किया कि सॉवरेन इंडिपेंडेंट और वाइबल स्टेट पैलेस्तीन के लिए एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, एक सॉवरेन अलग इंडिपेंडेंट आज़ाद नेशन राष्ट्र बनना चाहिए। म्यूचुअली एग्रीड दोनों को नेशन को पीसफुली और सिक्योरिटी के लिए इसराइल और पैलेस्तीन को एक साथ एग्रीमेंट करना चाहिए, ये सपोर्ट किया। और यहाँ पे एक रेजोल्यूशन अफगानिस्तान के भी लिए लाया गया कि तालिबान को क्या है, जो भी फॉरेन नेशनल काबुल में फंसे हुए हैं वो निकलना चाहते हैं तो उन्हें निकलने के लिए पीसफुली उन्हें निकलना चाहिए, और तालिबान को यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, सिक्योरिटी की गारंटी देनी चाहिए। इंडिया की प्रेसिडेंसी ये इस मंथ में एंड हो चुकी है, यानी पिछले महीने अगस्त में 31 अगस्त को 1 महीने के लिए होती है किसी भी नेशन के लिए यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप, यानी कि प्रेसिडेंट सिर्फ 1 महीने के लिए रहता है। इसके आप सबको पता है यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, अंग, 6 अंग है, 6 ऑर्गन है, इंग्लिश में ऑर्गन बोलते हैं ORGAN, और हिंदी में अंग बोलते हैं। तो उनमें से 6 अंगों में से 6 ऑर्गन में से एक यूएनएससी है, और ये इकलौती संस्था है, मतलब ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करता है और डिसीजन वगैरह लेता है, यूएनएससी। इसमें 15 मेंबर है, आप सबको पता है, 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट। तो अभी इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है, 2 साल के लिए होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, अस्थाई मेंबर। और ये परमानेंट मेंबर तो परमानेंट मेंबर रहते ही हैं, इसके स्थायी मेंबर रहते हैं, स्थायी सदस्य। कौन कौन से हैं, यूएस है, यूके है, और कौन सा है, फ्रांस है, रसिया है और चाइना है, ये 5 मेंबर हैं इसके। तो यही था इसके बारे में बस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, कोरिया मे हैव रीस्टार्टेड न्यूक्लियर रिएक्टर, IAEA। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंदर ही आती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंदर ही सेटअप की गई है, लेकिन स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। और इंडिया इसका मेंबर है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम। अभी न्यूज में इसलिए आया, इसने इंस्पेक्शन किया, जांच की कि ये यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एजेंसी है, मतलब जो भी मान लो एटॉमिक एनर्जी को यूज कर रहा है, न्यूक्लियर वीपन्स तो नहीं बना रहा, न्यूक्लियर रिएक्टर को सिर्फ बिजली बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करें, एटम बम वगैरह बनाने के लिए यूज ना करें, ये देखभाली करता है ये। अभी जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया भाई साहब ये है, देखो यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा है, चाइना के साइड में ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का चाइना से बॉर्डर लगता है। नॉर्थ कोरिया में भाई साहब डेमोक्रेसी नहीं है, अभी भी किंग है वहाँ पे, राजा, जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, ऐसी हेयरडाटरी सिस्टम है यहाँ पे, मोनार्कल सिस्टम है। तो इसने कहा है कि ये प्लूटोनियम को यूज करके यहाँ पे न्यूक्लियर बम बना सकता है। 5 मेगावाट का रिएक्टर है वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में, योंगब्योन नाम की जगह है, वहाँ पे न्यूक्लियर ये बम बना सकता है। पहले नॉर्थ कोरिया और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग भी हुई थी, लेकिन अभी वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। जो मीटिंग में कुछ एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद से कोई सबमिट नहीं हुआ है, नॉर्थ कोरिया और यूएस का कोई सबमिट नहीं हुआ। इसमें ये एग्रीमेंट क्या था कि नॉर्थ कोरिया अपने जो एटॉमिक एनर्जी का इनरिचमेंट करना रोके, कि न्यूक्लियर बम ना बनाए इस योंगब्योन कॉम्प्लेक्स जो रीजन है इंडिया, मतलब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया में, उसके बदले में जो सैंक्शन प्रतिबंध लगाए हुए हैं ना नॉर्थ कोरिया के ऊपर, इंटरनेशनल सैंक्शन, मतलब व्यापार करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं, कि यूएस ने, यूनाइटेड नेशन ने भी इस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि इसको मतलब व्यापार नहीं किया जाएगा, इंटरनेशनल लोन नहीं मिलेगा, प्रतिबंध लगा देते हैं। तो ये इंटरनेशनल सैंक्शन जो लगाए हुए हैं, ये सैंक्शन हटा लिए जाएंगे अगर नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर मतलब बॉम्ब वगैरह नहीं बनाता है। तो ये एग्रीमेंट में था, लेकिन अभी डेवलप कर रहा है ये मिसाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, वीपन्स, न्यूक्लियर वीपन्स, ये डेवलप कर रहा है, इसलिए न्यूज़ में आया। तो हमारे लिए जानना जरूरी है ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है क्या। देखो भाई साहब, ये 1957 में एस्टेब्लिश की थी विद इन द यूनाइटेड नेशन फैमिली, लेकिन यूनाइटेड नेशन की कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, जैसे यूनेस्को वगैरह स्पेशलाइज एजेंसी है, ऐसे कोई स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है। और इसे वर्ल्ड का एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को रिपोर्ट देती है अपनी,
और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया कंट्री है यूरोप में, उसके कैपिटल है वियना, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके फंक्शन क्या है, जो भी मेंबर स्टेट्स इसके मेंबर सदस्य होते हैं उनमें सेफ सिक्योर पीसफुल यूज हो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, ये प्रमोट करती है। मतलब जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पर्पज सिर्फ बिजली बनाने के लिए यूज हो, हथियार बनाने के लिए ना हो, ये न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, कोई एटम बम ना बनाए, इसके लिए यूज ना हो, ये इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है। इसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है, मतलब इसकी एक ग्रुप होता है मेंबर का जिसमें 22 मेंबर होते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कॉन्टिनेंट से। कुछ जो भी इसके मेंबर है, मान लो कुछ इस एशिया कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका से और यूरोप से, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट से इसके मेंबर होते हैं। इस बोर्ड ऑफ गवर्नर में से 22 मेंबर में से 11 मेंबर हर साल इसके इलेक्ट होते हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें इलेक्ट किए जाते हैं, और 2 ईयर की टर्म होती है इसके मेंबर जब होते हैं, यानी कि आधे मेंबर हर 2 साल में इलेक्ट किए जाते हैं। कम से कम 10 मेंबर स्टेट ऐसे होते हैं जो आउट गोइंग बोर्ड, जो बोर्ड के मेंबर रिटायर होने वाले हैं वो नॉमिनेट करते हैं मेंबर को। बोर्ड मेंबर ये 1 वोट होता है इनके पास, जो भी डिसीजन लेते हैं ये 22 मेंबर के पास, हर एक मेंबर के पास 1 वोट होता है डिसीजन लेने के लिए। इसके क्या क्या फंक्शन है, ये रिकमेंडेशन करती है, जनरल कॉन्फ्रेंस जो होती है आईईए की एक्टिविटीज़ की, बजट की क्या होगा इसका, आईईए के जो भी स्टैंडर्ड होते हैं ये तैयार करते हैं, रूल्स नियम वगैरह, जो भी पॉलिसी वगैरह होती हैं बनानी होती हैं, आईएईए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। जो डायरेक्टर जनरल होता है इसका आईईए का, वो भी अपॉइंट करता है, जनरल कॉन्फ्रेंस के थ्रू अप्रूवल देती है ये बोर्ड ऑफ गवर्नर। इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है, जैसे एक पैक्ट प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, ये इसका आईईए का प्रोग्राम है। और ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम है, वाटर अवेलेबिलिटी इनहेंस प्रोजेक्ट है, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर एंड फ्यूल साइकिल 2000, ये इसके डिफरेंट प्रोग्राम है, ये याद रखना है आपको। और इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल हाँ इंडिया इसका मेंबर है। और देखो एक आईईए एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये इसका मेंबर नहीं है इंडिया आईईए का, लेकिन ये आईएईए का मेंबर है इंडिया, ये आपको याद रखना है। जो आईईए है इसका देखो फुल मेंबर नहीं है, लेकिन इसका ऑब्जर्वर मेंबर है, मतलब ऑब्जर्वर मेंबर ऐसे होते हैं ऑब्जर्वर मेंबर, जब भी मीटिंग होगी तो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट वगैरह नहीं कर सकते डिसीजन लेने के लिए, समझ रहे हो। तो इसका ऑब्जर्वर मेंबर तो है, लेकिन फुल मेंबर नहीं है आईईए का, तो ये चीज़ याद रखनी है, आईईए का मेंबर नहीं है और आईएईए का मेंबर है ये इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लीडेड पेट्रोल डेडिकेटेड यूसेज यूनिट। देखो पेट्रोल में लीड जो शीशा होता है, आपके घरों की विंडो जो लगी हुई है शीशा, इसका जो पीस दें इसे का बुरादा पेट्रोल में यूज होता था, लीडेड पेट्रोल उसी को बोलते हैं। तो लीडेड पेट्रोल को एलिमिनेट कर दिया, इरेडिकेट कर दिया, यानी कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन का ही, उसने बोला है। तो ये ऑब्जर्वेशन किए, इसकी वजह से 1.2 मिलियन प्री मैच्योर डेथ हो जाती थी, और इकोनॉमी को भी नुकसान होता था, लगभग $2.4 ट्रिलियन एनुअली हर साल में। जो अल्जीरिया है लास्ट कंट्री ये थी जिसने ये फ्यूल यूज किया था, लीड फ्यूल। इंडिया ने भी 2000 में, मार्च 2000 में बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि लीडेड पेट्रोल यूज नहीं होगा। ह्यूमन पे भी बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं, देखो प्रीमेच्योर डेथ तो हो जाती है इसके कारण, और लंग्स वगैरह में, और इससे नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में ये अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से चिल्ड्रन बच्चों की डेथ हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, बिहेवियल डिसऑर्डर हो जाता है। लीड की वजह से अगर बोन में ये रिलीज हो जाता है, ब्लड में चला जाता है, फिर पूरी बॉडी में ये नुकसान पहुंचाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर महिला मान लो सांस के दौरान, ये पाउडर फॉर्म में होता है ना, सांस के दौरान इन्वायरमेंट में रहता है, जैसे ये चला जाता है भाई साहब बॉडी में सांस के द्वारा, ये क्या है, जैसे मान लो लीडेड पेट्रोल यूज करते हैं तो साइलेंसर में जो धुआं निकलता है, गाड़ी कार गाड़ियाँ, वहाँ से लीड निकलता है, तो ये पॉल्यूशन की तरह काम करता है, जब भी फेफड़ों में चला जाता है तो ये नुकसान पहुँचाता है। और अगर प्रेगनेंस लेडी के फेफड़ों में चला जाए तो भाई साहब जो गर्भ में, माता के गर्भ में जो बच्चा है फीटस, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। और जो एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन, इसका एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग कम से कम 2017 में जो लीड एक्सपोजर था वो 1.06 मिलियन डेथ लीड के कारण हुई थी, जिनमें से जो मतलब 224.4 मिलियन ईयर्स हेल्थी लाइफ के लॉस्ट हो गए थे लोगों के। ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का नाम है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स ये डेलीज रिपोर्ट नाम से, मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ते हैं लीड के कारण, इसलिए इसको इरेडिकेट कर दिया। किडनी को भी डैमेज कर सकता है, ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, तो ये इससे नुकसान होते हैं लीडेड पेट्रोल से। अब ये यूनेप क्या है इसको जान लेते हैं थोड़ा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये भाई साहब ग्लोबल इन्वायरमेंटली अथॉरिटी है यूनाइटेड नेशन की, इन्वायरमेंटल का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट के कुछ डायमेंशन इम्प्लीमेंट करने के लिए ये काम करती है। यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है एक, और ग्लोबल इन्वायरमेंट
में जो भी मान लो हार्मफुल इफेक्ट जो प्रभाव पड़ते हैं इन्वायरमेंट को, इसको रोका जा सके, ये रूल्स नियम वगैरह बनाती है। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, पूरे ग्लोब से लीडरशिप ये लेके आती है एक प्लेटफॉर्म पे, मतलब इनवाइट करती है, उनकी मीटिंग कराती है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है, केनिया की कैपिटल है नैरोबी, और केनिया कंट्री है भाई साहब ये यूरोप में। ये केनिया देख रहे हो आप, ये वाली कंट्री है केनिया, ये आपको दिखाई दे रही है केनिया। केनिया की कैपिटल है नैरोबी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। मतलब जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, डिजास्टर के रिगार्डिंग, या कोई और इकोसिस्टम मैनेजमेंट, या इन्वायरमेंटल गवर्नेंस, केमिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इनके रिगार्डिंग कोई मीटिंग करानी है तो ये एक साथ लेके आती है वर्ल्ड लीडर को, अकेडमीज़ को, और कोई पार्टिसिपेट करना चाहे एनजीओ वगैरह, सबको एक साथ लेके आती है। और ये वॉलंटरी बेसिस पे इसका जो फंडिंग होती है वॉलंटरी बेसिस पे होता है। जो इसके मेंबर कंट्री होते हैं अपनी मर्जी से इसको पैसा देते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। जो मीटिंग कराती है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कराती है, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी बोलते हैं शॉर्टकट में, इसकी मीटिंग कराती है। जो साइट्स है, साइट्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड वाइल्ड लाइफ, एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना बोलते हैं बर्ड और एनिमल्स को, फ्लोरा मतलब प्लांट और ट्रीज को बोलते हैं। मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी है एक, बेसल रोटरडम स्टॉकहोम कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन है फॉर द प्रोटोकॉल ऑफ ओजोन लेयर और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जिसको शॉर्टकट में सीएमएस बोलते हैं। ये कारपेथियन कन्वेंशन है, बेमेको कन्वेंशन है, तेहरान कन्वेंशन है। ये कन्वेंशन हुई है इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है इनको रोकने के लिए। तो ये इनकी मीटिंग कराने के लिए सेक्रेटेरिएट की तरह काम करती है, एक तरह से सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है यूनेप, इनके लिए होस्ट करता है इनकी मीटिंग वगैरह। तो ये सीबीडी क्या है, साइट्स क्या है, इनके लिए स्पेशल लेक्चर बने हुए हैं भाई साहब। देखो साइट्स, सीएमएस और आईयूसीएन, इनके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, 8 से 10 मिनट का लेक्चर है। सीबीडी के लिए अलग से लेक्चर बना हुआ है इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में, वो भी देख सकते हो। ये रोटरडम और ये आपका जो है ना रोटरडम, बेसल और स्टॉकहोम कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये इन्वायरमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। तो ये आपने नहीं देखा तो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, इसके लिए लेक्चर बना हुआ है स्पेशल, 15-20 मिनट का लेक्चर होगा। ये सिर्फ सबके लिए अलग अलग लेक्चर बने हुए हैं, देख सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भाई साहब ये ट्रेन है जिसका पहले नाम था T18, नाम बदल दिया वंदे भारत एक्सप्रेस। ये 102 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी 2024 तक, इसलिए न्यूज में आई। ये ट्रेन 18 था इसका पहले नाम, बाद में नाम चेंज कर दिया वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये चेन्नई की एक फैक्ट्री है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, उसने इसके लिए कोच वगैरह ये डिब्बे बनाए हैं इसके लिए। मतलब मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है हमारा, उसके तहत हमारे इंडिया में ही डेवलप की जाती है ट्रेन। तो ये पहली ट्रेन जो लॉन्च की थी लगभग 15 फरवरी 2019 को लॉन्च की थी। और इंडिया की जो ये फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, लगभग जो इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड है, एक घंटे में 160 किलोमीटर तक जा सकती है ट्रेन। अगस्त 2021 तक इसकी जो अभी इंडियन रेलवेज की जो ट्रेन चल रही है ये वंदे भारत ट्रेन, अभी तक 2 ट्रेन है सिर्फ। एक दिल्ली से वाराणसी तक जाती है, वाराणसी यूपी में है भाई साहब, बनारस भी बोलते हैं जिसे, पहले नाम था बनारस। और एक दिल्ली से जाती है कटरा। कटरा कहाँ पे है ये कटरा भाई साहब जम्मू में, वहाँ तक एक ट्रेन जाती है वंदे भारत। और ये सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन लेस ट्रेन है। देखो इसमें इंजन नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, सेल्फ प्रोपेल्ड होती है। सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब है इसमें क्या है, जैसे ही एनर्जी आती है खुद को ये प्रोपेल करती है, धकेलती है और ट्रेन चलने लगती है। मोटिव मोशन प्रोड्यूस करती है एनर्जी, जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है मोटिव एनर्जी ये प्रोड्यूस करती है, मतलब मोशन प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण ट्रेन चलने लगती है। तो ये इसमें इंजन नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। और ये क्या है, मतलब ट्रेवल टाइम इसका कम होता है क्योंकि स्पीड तो हाई है इसकी, और इसमें बहुत सारी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, इसलिए ये फेमस है। जैसे इसमें यूरोपियन स्टाइल सीट दी गई हैं बैठने के लिए, और एलईडी लाइटिंग है इसमें, और भी बहुत सारे सिस्टम है, जैसे बायो टॉयलेट है इसमें, और जो हैंडीकैप पर्सन है दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट बनाए गए हैं इसमें। फुट स्टेप अच्छे हैं इसमें, स्लाइडिंग फुट स्टेप है, एग्जिट डोर, कंट्रोल एंट्री, सब कुछ डस्ट फ्री इन्वायरमेंट है। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, इसलिए भी फेमस है ये ट्रेन। नेक्स्ट है अपना दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। भाई साहब ये न्यूज में है अभी, ये वाली देखो, ये है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे। ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, ये अभी ट्रेन है लगभग, यहाँ पे डीजल से ट्रेन चलती है अभी भी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन नहीं चलती, यहाँ पे अभी भी डीजल इंजन से। हमारी कंट्री में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे डीजल इंजन से ट्रेन चलती हैं। डीजल मतलब डीजल जो पेट्रोल डीजल जो गाड़ियों में डलता है वही डीजल डलता है इसमें भी, उससे चलती हैं।
कोयले से भी चलती है भाई साहब, कोयले से चलने वाली भी ट्रेन है, पहले भी चलती थी। आपने गदर मूवी देखी होगी, गदर मूवी, उसमें कोयले से ट्रेन चलती हुई देखी होगी। तो कंसर्न क्या है अभी, क्यों ये न्यूज़ में है? देखो ये कहा है, जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्लान है ना, मोनेटाइज करने का प्लान है, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान एनएमपी, इसके बारे में कम से कम 4-5 बार तो हम पढ़ चुके हैं। ये प्लान ऐसा है, जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वगैरह, जैसे पोर्ट पे, बंदरगाह पे, रेलवे पे, बस स्टॉप पे खाली बिल्डिंग पड़ी हुई है, बिल्डिंग बनी हुई है, खाली पड़ी हुई है, उनका कोई काम नहीं है, तो ऐसी बिल्डिंग को लीज पे दे देंगे 4 साल के लिए। उनसे पैसा कमाएगी गवर्नमेंट अगले 4 साल में, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए कमाने का टारगेट है। तो ये स्कीम के अंदर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को भी लीज पे दिया जा रहा है, लेकिन इसके बारे में कंसर्न जताई है, परेशानी जताई है लोगों ने, इसलिए न्यूज में आया। ऐसी देखो जो पहाड़ों पे ट्रेन बनी हुई है ना, ये दार्जिलिंग हिल पे बनी हुई है, वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग भाई साहब। कहाँ पे है देखो, ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हिंदुस्तान का, ये यहाँ पे, ये आप सबको पता है, ये है वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे है, यहाँ पे, ये यहाँ पे नेपाल, और ये असम के बॉर्डर पे यहाँ पे, और ये जो बिहार का बॉर्डर है यहाँ पे दार्जिलिंग है। तो ये 4 ट्रेन है ऐसी हमारे इंडिया में जो हिल पे, पहाड़ी पे बनी हुई है, यूनिक ट्रेन है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है एक तो, और एक आपकी ये नीलगिरी माउंटेन पे बनी हुई है, नीलगिरी माउंटेन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के बॉर्डर पे, आप सबको पता है। और एक है कालका शिमला, ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी हिमालयन माउंटेन पे है। और एक है मैथेरन रेलवे, ये वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र में। तो ये 4 ट्रेन है, इसमें से 3 ट्रेन है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला गया, नीलगिरी को, कालका शिमला को, और दार्जिलिंग हिमालय को। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो हिमालयन रेलवे बनाई गई थी दार्जिलिंग, ये ब्रिटिश इरा में बनी है, 1879 से लेके 1880 के बीच में बनाई गई थी, और यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा चुका है। और इसमें क्या है, मेन रीजन क्या है प्रोटेस्ट का, लोग विरोध कर रहे हैं इसको कि एनएमपी के अंदर इसे लीज पे मत दो। मेन विरोध इसलिए क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है उसका मेन फोकस रहता है प्रॉफिट कमाने का, वो जो भी यहाँ लोगों की, लोकल पीपल की एस्पिरेशन है उनको ध्यान में नहीं रखेगी, क्योंकि लोगों को, बहुत सारे लोगों को भाई साहब रोजगार मिलता है, प्लेटफॉर्म वगैरह पे चाय वगैरह बेचते हैं, इधर उधर एक्टिविटी करते हैं, तो इनको रोजगार मिलता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी यहाँ पे जब इन सारे लीज पे ले लेंगी तो इनको लाइवलीहुड को नुकसान पहुंचेगा। यानी कि जो ये डिसीजन लिया हुआ है, सेवरल स्टेक होल्डर यहाँ पे इन्वॉल्व है, उनको पूछ के नहीं लिया गया है। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या है, पहले कंसल्ट करे जो भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, तब जाके इसको लीज पे दे, ताकि सब लोगों को फायदा हो। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है, इसको जान लेते हैं भाई साहब। देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या हो, विश्व विरासत स्थल बोलते हैं हिंदी में, विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये नेचुरल भी हो सकती है या मैन मेड, कोई आदमी ने कोई बिल्डिंग बनाई, जैसे ताजमहल हो गया, समझ रहे हो, या कोई मैन मेड, अजंता की गुफाएं बनी हुई, सबसे अच्छा एग्जांपल है अजंता की गुफाएं, अजंता की जो केव्स हैं महाराष्ट्र में, वो जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ऐसी मैन मेड भी हो सकती हैं, नेचुरल भी हो सकती है कोई साइट, जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया नेचुरल, तो ये प्राकृतिक भी हो सकता है। तो इसको कोई इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती है, किसी की फिजिकल या कल्चरल यूनिक सिग्निफिकेंस होता है, इंपॉर्टेंस होती है, उसको डिक्लेयर कर देती है यूनेस्को। ये यूनेस्को डिक्लेयर करती है भाई साहब, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइजेशन है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को बोलते हैं शॉर्टकट में। इसकी क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये डिक्लेयर करती है, फिजिकल या कल्चरल किसी की सिग्निफिकेंस होती है। इसकी एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जो एडमिनिस्टर करता है, इसकी कमेटी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये भाई साहब रिकमेंडेशन करती है, डिक्लेयर करती है किसी भी साइट को कि कौन सी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जाएगी। 21 इसके मेंबर होते हैं इस कमेटी में, जो यूनेस्को मेंबर के मेंबर होते हैं, मतलब यूनेस्को के मेंबर होते हैं 21। वो जनरल असेंबली होती है ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन, 6 ऑर्गन है, जिनमें से एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, वो इसके 21 मेंबर को इलेक्ट करते हैं। जो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, वो देखो जब भी डिक्लेयर कर देती है यूनेस्को, जिस भी कंट्री में, जैसे इंडिया की साइट डिक्लेयर कर दी, वो रहेगी तो इंडिया की साइट ही। लेकिन उसको क्या है, जब उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देते हैं, वहाँ पे टूरिज्म वगैरह बढ़ जाता है, कि लोग भी सोचते हैं ना, टूरिस्ट देखने जाते हैं, ऐसा क्या खास बात है इसमें कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दी, और वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है, और उसके कंजर्वेशन के लिए फिर इंटरनेशनली सपोर्ट किया जाता है, यूनेस्को सपोर्ट करती है उसका कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए। और जब भी जैसे मान लो ये क्लासीफाई इसलिए की जाती है जब भी कोई यूनिक सिग्निफिकेंस होती है उसकी। और हमारे इंडिया में कितनी है ऐसी यूनेस्को की साइट, देखो पहले तो 2021 से पहले 38 थी, अभी 2 नई जुड़ गई हैं, अब 40 हो गई हैं। दोनों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। एक तो भाई साहब धौलावीरा है, धौलावीरा ये
जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की पहली साइट है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। तो एक तो धोलावीरा की थी, ये गुजरात में है। और एक हमने रामप्पन टेम्पल के बारे में पढ़ा था। रामप्पन टेम्पल है, ये कहाँ पे, तेलंगाना में। ये मंदिर कहाँ पे, तेलंगाना में। तो इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है भाई साहब, आप आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यही था इस लेक्चर में टॉपिक के बारे में। अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, टाइम बहुत हो गया, चलो कर ही लेते हैं क्वेश्चन। ये बताना, जो शेयर रीपरचेज या बाईबैक, एक शेयर होता है, शेयर आप सब लोग जानते हो, बहुत बार पढ़ा है, ये मत कह देना क्या होता है शेयर। तो शेयर रीपरचेज या बाईबैक, जब शेयर को बाईबैक करती है कोई कंपनी, वापस खरीदती है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसलिए खरीदती है कंपनी ताकि जो कंपनी के शेयर हैं वो घट जाएं, और कंपनी के शेयर घट जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो शेयर की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ये तभी कंपनी खरीदती है जब शेयर की वैल्यू घट जाती है, शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए, तब अपने शेयर वापस ले लेती है मार्केट से। और इसकी वजह से क्या है, जो सरप्लस जो अर्निंग होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं, उन शेयर होल्डर को, जो इसने भी शेयर खरीदा है, उनको उनकी अर्निंग बढ़ाने के लिए ये स्टेप लेती है, ट्रांसफर हो जाती है वैल्यू। आपको बताना कौन सा सही है, 1 2 1 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये क्या होता है, वैसे समझ लिया हमने भाई साहब, जैसे कोई कंपनी शेयर बेच रही है, किसी मान लो 100 आदमियों ने खरीदे, लेकिन कंपनी के शेयर की वैल्यू बहुत ही कम है, ये चाहती है मेरे शेयर की वैल्यू 20,000 हो कम से कम, लेकिन है 10,000। ये क्या करेगी, आधे लोगों से वापस खरीद लेगी अपना शेयर, उसी को बोलते हैं बाईबैक। क्यों खरीद लेती है, जब इसके शेयर कम रह जाएंगे मार्केट में तो इसकी डिमांड हो सकता है बढ़ जाए, कि और चाहें, डिमांड जब बढ़ेगी इसकी तो क्या है, इसका प्राइस बढ़ सकता है और इंक्रीज होगा। तो इसलिए जो शेयर होल्डर होंगे, जो ऑटोमेटिकली जिन्होंने शेयर पास है, इनके 50 लोगों के पास तो है अभी शेयर, 50 लोगों को ही तो वापस खरीदा है, तो 50 लोगों की अर्निंग और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके शेयर का दाम बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, ये कब लेता है, जब शेयर का दाम अंडर वैल्यू यानी कि कम हो जाता है शेयर का वैल्यू। शेयर की वैल्यू बढ़ाने के लिए कंपनी ये स्टेप लेती है कि बाई बैक का या शेयर रीपरचेज का। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कार्बन न्यूट्रलिटी है, इसका मतलब ये है नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, यानी कि जितना इमिशन किया उतना एब्जॉर्व कर लिया, यानी कि जीरो इमिशन नहीं है कि जीरो कोई इमिशन करे ही ना, धुआं या पॉल्यूशन निकले ही ना, मतलब जितना पॉल्यूशन कर रहे हैं उसको एब्जॉर्व कर लें, कोई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करके या ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया डेवलप करके। नेक्स्ट कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी ऑलवेज प्रोड्यूस जीरो कार्बन इमिशन, जो नवीनीकरण ऊर्जा होती है हमेशा उससे जीरो कार्बन इमिशन होता है, कोई कार्बन इमिशन होता ही नहीं है उससे। आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1 2 दोनों से ही दोनों गलत। देखो दूसरा गलत है, क्योंकि उससे भी थोड़ा बहुत होता है भाई साहब जीरो इमिशन, मतलब जीरो इमिशन नहीं होता ऑलवेज, उससे भी थोड़ा इमिशन होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आपको बताना है, देखो जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, इसके बारे में कई बार पढ़ा भाई साहब, कल भी पढ़ा था इसके बारे में लेक्चर में। तो आपको बताना है ये कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखना आप इसको। तो आपको बताना है जो नमियो ओप एम, इसका टारगेट क्या है, कि जो एडिबल ऑयल है, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है अभी दूसरी कंट्री पे, हम दूसरी कंट्री से मंगाते हैं, तो ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाना है, हम अपने देश में इंपोर्ट ना करें ऑयल, अपने देश में ही मतलब प्रोड्यूस करें ऑयल, इसका टारगेट ये है। दूसरी स्टेटमेंट ये बोल रही है इस मिशन के अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा, पाम ऑयल। तीसरी ये कह रही है फंडिंग की जाएगी, वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा सहायता दी जाएगी डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए, फार्मर को सहायता पहुंचाई जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी गवर्नमेंट। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो दूसरा गलत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न का जो इलाका हमारा असम मेघालय ये इलाका है, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार, वहाँ पे डेवलप कर रही है, प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है, प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं, तो इसलिए गलत हो जाता है। तो हमारा 1 3 करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है, जो करेक्ट बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जो नेचुरल रबर है, जो रबर की खेती होती है भाई साहब, रबर आप सब लोग जानते हो रबर क्या होती है, ये क्या है, वार्म ह्यूमिड अमेजन फॉरेस्ट का नेटिव है, मतलब मूल निवासी रबर का जो प्लांट है, ये अमेजन के फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, वहाँ पे है, ये वार्म ह्यूमिड प्लांट में होता है, लेकिन इज़ नॉट नेचुरली सूटेड फॉर कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन में ये नहीं हो सकता। जैसे मान लो आर्कटिक रीजन में उगाने लगे इसे, इस वाले रीजन में आर्कटिक में, तो यहाँ पे ये नहीं होगा इस आर्कटिक रीजन में, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, इसके लिए वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, जो इस वाले रीजन में होता है, लगभग इक्वेटर वाले रीजन में और ट्रॉपिकल एरियाज में। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट, जीएम रबर प्लांट लगाया गया रिसेंटली, वो असम में गुवाहाटी में लगाया गया। तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है, 1 2 दोनों से ही दोनों गलत, दोनों के दोनों करेक्ट हैं भाई साहब, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, नेक्स्ट कुछ नहीं है, 4 ही थे आज, 4 ही क्वेश्चन थे भाई साहब, खत्म हुआ लेक्चर।